Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. I also hope that your studies are also going really well. In this particular class we are going to do something really important. क्या करने वाले हैं आज की हम इस क्लास में? तो आज की हम इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस राइट। सीए फाइनल ऑडिट के चैप्टर नंबर 1 के दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपके स्टडी मटेरियल के चैप्टर नंबर 1 के टोटल 15 से लेकर 16 क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्स में इस चैप्टर से यहाँ से भी एक दो बार से ज़्यादा ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट का कोई स्टडी मटेरियल है ऑडिट का। अगर पता है तो उन्होंने क्वेश्चंस देखे नहीं होंगे खोल के, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ऑडिट के स्टडी मटेरियल को टच करते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो ऑडिट के स्टडी मटेरियल के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं और वो क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं राइट। तो आप क्या करोगे कि आप एक बार जब अपनी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की अगर आपकी रिवीजन खत्म हो गई है या आपकी रिवीजन अभी चल रही है बट आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग भी है तो आप इस क्लास को रेफर कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कम से कम टाइम में, कम से कम इसलिए बोल रही हूँ कि आपको यहाँ से कुछ याद नहीं करना है, बस आपको इस क्लास को सुनना है और जो भी रेलिवेंट कंसेप्ट इन क्वेश्चंस में डिस्कस हुआ है आपको अपनी जो आपकी रेगुलर बुक है या जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके सामने SM करके लिख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले या जब आप अपनी फाइनल रिवीजन करोगे वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दे सको उस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई चीज़ स्टडी मटीरियल में है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है राइट। मेरा ऑब्जेक्टिव वैसे ये था कि आपका जितना भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पास्ट एग्जाम्स में MTPs RTPs में उनको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में रिवाइज कराया जाए, लेकिन क्योंकि मेरा अभी क्वेश्चनेयर अंडर डेवलपमेंट है तो इसीलिए बेयर मिनिमम मैं क्या कर सकती हूँ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस उसके साथ साथ आपके जो लास्ट 5 अटेम्प्ट्स हैं उनके सजेस्टेड आंसर्स और MTPs और RTPs को हम डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके स्टडी मटेरियल को शुरू कर रही हूँ आज और ये आपका पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो क्लास को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो उतनी ज़्यादा इस चैनल की रीच बढ़ेगी क्योंकि ये चैनल अभी नया है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ABC कंपनी फाइल्स अ लॉ सूट। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे यू विल बी अमेज्ड टू नो कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेंगी कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, क्वेश्चन किस वे से फ्रेम हो सकता है। तो बहुत यूजफुल क्लास होगी आपके लिए और जितना कम टाइम में हो सकेगा मैं इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करूंगी राइट। पहला क्वेश्चन क्या है, ABC कंपनी फाइल्स अ लॉ सूट अगेंस्ट अनलकी कंपनी फॉर 5 करोड़। ABC कंपनी ने एक केस डाला है आपकी अनलकी कंपनी के अगेंस्ट, 5 करोड़ का वो केस है। द अटॉर्नी ऑफ द अनलकी कंपनी फील्स दैट सूट इज विदाउट मेरिट, सो अनलकी कंपनी merely discloses the existence of lawsuit in the notes accompanying its financial statement। आपकी जो अनलकी कंपनी के एडवोकेट हैं उनको लगता है कि ये जो केस डाला गया है आपकी कंपनी के अगेंस्ट वो विदाउट एनी मेरिट है, कि उस केस में कोई दम नहीं है, इसलिए आपकी कंपनी ने क्या किया है सिर्फ इस सूट का एक डिस्क्लोजर दिया है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब जो आपके ऑडिटर हैं अनलकी कंपनी के वो कह रहे हैं कि आपको आपके ऑडिटर को ये बताना है कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। इन शॉर्ट आपको सिर्फ ये बताना है कि अगर आप ऑडिटर होते अनलकी कंपनी के तो आप इस सिचुएशन से कैसे डील करते। सबसे पहले तो आप मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ के ये बताओ आपको समझ में भी आ रहा है ये कौन से ऐसे का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं एज अ स्टूडेंट बात करूं तो मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पे कोई ऐसे नंबर दिखाई नहीं दे रहा। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही है जिससे मैं ये डायरेक्टली लिंक कर पाऊं कि ये कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। मतलब मुझे कोई टॉपिक नजर नहीं आ रहा किसी भी स्टैंडर्ड का। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेस्ट वे क्या है फाइंड आउट करने का कि कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, इज टू
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बात कर रहा है, ये आपकी जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन की इंप्लीकेशन क्या आ रही है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपकी कंपनी के अगेंस्ट 5 करोड़ का सूट डाला गया है, केस डाला गया है। मतलब अगर आपकी कंपनी केस हार जाती है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, उसको 5 करोड़ रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट अगर उसको पे करना पड़ेगा, उसके रिलेशन में आपकी कंपनी ने क्या किया, सिर्फ डिस्क्लोजर दिया है, क्योंकि आपकी कंपनी के अटॉर्नी को ऐसा लगता है कि इस केस में कोई भी दम नहीं है, हम नहीं हारेंगे, राइट। तो यहां पे अगर आपकी कंपनी केस हार जाए तो क्या इंप्लीकेशन होगी। अगर आपकी कंपनी केस हार जाए तो आपकी कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि वो पेनल्टी का सम इतना ज्यादा हो कि उसकी गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाए। तो बीइंग एन ऑडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखना होगी कि क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, एक ऐसे मटेरियल अनसर्टेनिटी जो उस एंटिटी की एबिलिटी के ऊपर डाउट डाल रही है टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर। यहां से मैंने आपको क्या बताने की कोशिश करी कि यहां से आपका एसए नंबर कौन सा एप्लीकेबल होगा, यहां पे एसए नंबर 570 एप्लीकेबल होगा कि अगर आपकी एंटिटी केस हार जाती है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगे, क्या उसको कोई ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर उसको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा, अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो आपके इंडेस 37 या आपके एएस के अकॉर्डिंग इसको क्या बनानी चाहिए, इसको बनानी चाहिए प्रोविजंस, ना कि सिर्फ डिस्क्लोजर देना चाहिए, राइट। अगर मैं इंस्टीट्यूट के आपके आंसर में जाऊं कि आपके इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है, एक मिनट, मैंने साइड पे आपका इंस्टीट्यूट का आंसर भी खोल के रखा है ताकि मैं साथ साथ में आंसर भी डिस्कस कर सकूं। ओके, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने बोला है कि एज पर इंडेस 37 या फिर एएस 9, इंडेस का नाम लिखा है, एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। यस, आपकी कंपनी के अगेंस्ट किसी ने केस डाला है, अगर आपकी कंपनी वो केस हार जाए तो, मैंने वर्ड क्या यूज किया, अगर आपकी कंपनी केस हार जाए तो ये लाइबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की डेफिनेशन यहां पे दी है कि जिसका होना या ना होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद यहां पे एसए नंबर 570 को कोट किया गया है कि एज पर एसए नंबर 570 एसए का नाम लिखा है। उसके बाद आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिख सकते हो यहां पे क्या है, एज पर एसए नंबर 570। उसके बाद आपका आंसर क्या लिखा है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उनको, अगर आपकी एंटिटी में कोई ऐसे इवेंट, कोई ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है जो एक सिग्निफिकेंट डाउट डाल रही है अबाउट द एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर, तो उस केस में उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ गोइंग कंसर्न नहीं बनानी चाहिए, राइट। और उसको इस केस में सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं देने चाहिए, उसको क्या देना चाहिए, प्रोविजन उसको बनानी चाहिए, राइट। प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी वो डिपेंड करता है कि आपके उस इवेंट के होने के चांसेस, मतलब आपके केस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एज पर इंडेस 37 आपको उसकी प्रोविजन बनानी चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट ने लिखी है। अगर मैं पढ़ूं यहाँ पे कि इंस्टीट्यूट ने आंसर क्या दिया है ताकि आपको आइडिया भी हो, तो इंस्टीट्यूट ने लिखा है एज पर एसए नंबर 570 गोइंग कंसर्न देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ इवेंट और कंडीशन which individually or collectively may cast significant doubt about the going concern assumption and pending legal or regulatory proceeding against the entity may, if successful, result in claims that the entity is unlikely to be able to satisfy is one of the example of such an event। कहता है ऐसे नंबर 570 में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि वो कौन कौन से इवेंट कंडीशंस हो सकते हैं जो आपकी एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन द फ्यूचर उसके ऊपर डाउट डाल सकते हैं। और अगर आपकी एंटिटी के ऊपर कोई केस चल रहा है तो वो उनमें से एक एग्जाम्पल है, राइट। आगे उसने क्या लिखा है आप इसको खुद से पढ़ सकते हो। ये आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस सिचुएशन में जहां पे कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं और ये इवेलुएट करना है कि क्या इन इवेंट और इन कंडीशंस की वजह से कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो आपकी एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न इन फ्यूचर उसके ऊपर डाउट डालती है। तो यहां पे आप
आपको एसए नंबर 570 की ये प्रोविजन मेंशन करनी है, राइट। उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, आपका सिचुएशन, मतलब आपका केस सिनेरियो क्या है कि इन दिस गिवन सिचुएशन क्या है, और आपको लास्ट में कंक्लूड कर देना है कि अगर प्रोबेबिलिटी है कि आप केस हार जाओगे तो आपकी एंटिटी को प्रोविजनिंग करनी चाहिए एज पर इंड AS 37 या फिर AS 29 एज द केस में भी, ना कि सिर्फ डिस्क्लोजर देना चाहिए, राइट। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे। मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, अभी आपको समझ में आया कि कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा स्टैंडर्ड वहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपका दिमाग खुलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड सिर्फ याद करने से आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अनलेस आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग है और आपको इंटरप्रिटेशन आती है उस स्टैंडर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इन द कोर्स ऑफ द ऑडिट ऑफ के लिमिटेड की ऑडिट चल रही है, उसके ऑडिटर है मिस्टर एन। उसने ऑब्जर्व किया है कि आपकी कंपनी ने एक स्पेशल ऑडिट करवाई है, मतलब आपकी मैनेजमेंट ने एक स्पेशल ऑडिट करवाई है। क्यों करवाई है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि उसकी एंटिटी में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड हुआ है, मतलब उसको सस्पिशन है, वो सस्पिशियस है कि कोई फ्रॉड हुआ है, इसी वजह से उसने एक स्पेशल ऑडिट करवाई है। और आपका ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा था तो उसने बोला कि मैनेजमेंट जो भी तुमने ये अपनी स्पेशल ऑडिट करवाई है मुझे उसकी रिपोर्ट दे दो, राइट। आपके मैनेजमेंट ने आपके ऑडिटर को रिपोर्ट देने से मना कर दिया। क्या क्या उसने रिपोर्ट देने से मना कर दिया। तो आपके ऑडिटर ने बोला कि ठीक है तुम रिपोर्ट नहीं दे रहे तो ऐसा करो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, मतलब एसए नंबर 580 में मुझे क्या दे दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। लेकिन आपकी मैनेजमेंट ने उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से भी मना कर दिया। अब आपको अपने ऑडिटर को गाइड करना है कि उसको क्या करना चाहिए। फिर से एक ऐसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे एसए नंबर 240 लगाएं, मतलब आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉड को लेकर क्या है ये लगाएं, या एसए नंबर 580 में जो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब आपके ऑडिटर का राइट भी है कि वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकता है आपकी मैनेजमेंट से, और आपकी मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन विद इन अ रीजनेबल टाइम। यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, तो यहां पे आप दोनों ही स्टैंडर्ड कोड करोगे। सबसे पहले आप एसए नंबर 240 का नंबर लिखोगे, फिर एसए नंबर 240 का नाम लिखोगे, उसमें आपके ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको लिखोगे। एसए नंबर 580 क्या कहता है आप उसको लिखोगे। आपका ऑडिटर एसए नंबर 580 में किन किन चीजों के ऊपर, लेट मी शो यू द आंसर, किन किन चीजों के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं आप वो लिखोगे। उसके बाद क्योंकि अब यहां पे सिचुएशन नहीं क्लियर है, यहां पे सिर्फ फ्रॉड की बात है, तो पूरे ऑडिट में फ्रॉड कहां कहां पे डिस्कस होता है आपके सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन नंबर 12 आप उसको कोट करोगे, मतलब वहां पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको एक हिंट यहां से भी मिल जाएगी, यहां पे लिखा हुआ है कि आपकी मैनेजमेंट को सस्पिशन है, मतलब हमारा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 टू बी रेड विद द रूल 13 ऑफ द कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, वहां पे चाहे आपका फ्रॉड एक्चुअल में हो चाहे आपका फ्रॉड सस्पेक्टेड हो, आपके ऑडिटर को उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो आपको सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 की जो प्रोविजन है आप उसको कोट करोगे। उसके साथ साथ आपका कारो में भी फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है तो आप कारो को भी वहां पे मेंशन करोगे, क्योंकि एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। तो जहां जहां पे भी फ्रॉड की बात हुई है ऑडिट में, हर एक उस सिचुएशन को आपको मेंशन करना है। प्लस क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया है, तो आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू एसए नंबर 580 आप उसको भी कोट करोगे यहां पे। अंडरस्टैंड, आप इसके आंसर को पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको अभी बोला है वही चीज वहां पे लिखी हुई है। Moving forward to next question. During the course of audit of Stars Limited, the auditor received some of the confirmation of balance of trade payables. ये मैंने अभी जो वो डाली थी, एनालिसिस डाला था नवंबर 2022 का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नवंबर 2022 में। क्या ये क्वेश्चन, क्योंकि आप करके नहीं जाते हो स्टडी मटेरियल को, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज को पढ़ के नहीं जाते हो, आप उसके कंसेप्ट को समझ के नहीं जाते हो, इसलिए आपको अपना सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। आपको एफआर, एसएफएम
ये सारी चीज़ें आपको ईजी क्यों लगती है? क्योंकि आप इनको हर तरीके से कवर करते हो। आप इनके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस कवर करते हो, आपके टीचर ने जो प्रोवाइड किया उसको कवर करते हो, आप कंसेप्ट को समझते हो, खुद से प्रैक्टिस करते हो। ऑडिट में आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो, इसलिए आपको सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ द स्टार लिमिटेड, आपकी स्टार लिमिटेड की ऑडिट चल रही है, आपके ऑडिटर ने रिसीव करी है, मतलब उसने कंफर्मेशन मंगवाई होगी ट्रेड पेबल्स के रिलेशन में, और उसको वो कंफर्मेशन आई है, ओके, और उसने बैलेंस को लेकर कंफर्मेशन मंगवाई थी। और आगे कहता है क्वेश्चन, ये जो कंफर्मेशन थी वो किस वे से ड्राफ्ट की गई थी? नेगेटिव कंफर्मेशन उसने ड्राफ्ट की थी। दो टाइप की कंफर्मेशन होती है, ऐसे नंबर कौन सा है फटाफट बता दो। जब भी आप स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एग्जाम में, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड का नंबर डैश इन्वर्टेड कोमास, स्टैंडर्ड का नाम हमेशा आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको मेंशन करना ही करना है। उसके बाद आप केस सिनेरियो पे आओगे, राइट। तो उसके बाद कहता है कि उसने एक्सटर्नल कंफर्मेशन किस वे से ड्राफ्ट की है? नेगेटिव कंफर्मेशन। तो नेगेटिव कंफर्मेशन हमेशा आपके ऑडिटर को लेस परवेसिव ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड करती है, राइट। फिर वो कहता है इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स देयर आर द नंबर ऑफ द ट्रेड पेबल्स ऑफ द स्मॉल बैलेंसेस एक्सेप्ट वन ओल्ड आउटस्टैंडिंग ऑफ 15 लाख ऑफ हुम नो कंफर्मेशंस ऑन क्रेडिट बैलेंसेस रिसीव्ड। कहता है कि सबकी कंफर्मेशन आ गई, छोटे छोटे ट्रेड बैलेंसेस थे, ट्रेड पेबल के बैलेंसेस थे, लेकिन एक बैलेंस था जो बहुत बड़ा था, जिसका अमाउंट था 15 लाख का, और बहुत पुरानी टाइम से वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग था, उसके रिलेशन में कोई भी कंफर्मेशन उसको नहीं मिली। तो आपको कमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया कौन सा इजी है, यहां पे स्टैंडर्ड को पकड़ पाना। कौन सा स्टैंडर्ड है? एसए नंबर 505। दूसरी सिचुएशन आपको क्या देखनी पड़ेगी कि उस स्टैंडर्ड की रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी एप्लीकेबल हो रही है। ये कहता है कि सारे के सारे जो आपने कंफर्मेशन मंगवाई उन ट्रेड पेबल से कंफर्मेशन आ गई, मतलब आपको अपने क्रेडिटर से कंफर्मेशन मिल गई, सिर्फ एक से नहीं आई। तो मतलब अगर आपके ऑडिटर को उसके ऊपर कंफर्ट लेना, क्योंकि ये अगर उसने सैंपल में चूज किया है और क्योंकि इसका बैलेंस बहुत टाइम से आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? तो कि उसको कंफर्ट तो लेना है, और अगर उसको कंफर्मेशन से कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस केस में वो क्या करेगा? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। ये वाली प्रोविजंस आपके स्टैंडर्ड की एप्लीकेबल होगी, राइट। उसके साथ साथ क्योंकि यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन वर्ड यूज हुआ है, तो आप इसको नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आप किस सिचुएशन में आपको मोस्टली यूज करनी चाहिए उसको आप मेंशन कर सकते हो। आपके एसए नंबर 505 में आपको ये चीज मिल जाएगी, राइट, कि जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपका लो होता है, तो ये सारी चीजें वहां पे आप पॉइंट वहां पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अगर मैं इंस्टीट्यूट का आंसर देखूँ यहाँ पे आगे, तो इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे यही लिखा है। आंसर नंबर, एक सेकेंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एज पर एसए नंबर 505, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, पढ़ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप खुद से अगर एक बार पढ़ लोगे, आपको प्रोविजन पहले से आती है, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको प्रोविजन भी बता रही हूँ, अटेम्प्टेशन कैसे करनी है वो भी बता रही हूँ। एसए नंबर 505 का आपको नाम लिखना है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन इसमें नहीं लिखा, आपको हमेशा एक स्टैंडर्ड बना लेना है कि हमेशा एसए का नंबर, एसए का नाम, आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप रेलिवेंट प्रोविजन पे आओ। नेगेटिव कंफर्मेशन होती क्या है, उसने मीनिंग वहां पे डिफाइन किया है। उसके बाद उसने ये भी लिखा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन हमेशा आपको लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि किस किस सिचुएशन पे आप नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट आपको यूज करनी चाहिए। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, जो कोर क्वेश्चन है, वो क्या है कि अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं आया नेगेटिव कंफर्मेशन का, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स उसको परफॉर्म करना चाहिए। उसने नेगेटिव कंफर्मेशन के ऊपर लिखा है, आप भी लिख सकते हो। तो कहता है कि इन द इंस्टेंट केस, उसके बाद उसने सिनेरियो लिखा है यहाँ पे, अगर उसको नहीं आया, नॉन रिस्पॉन्स है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? ऑल्टरनेटिव, मैं वर्ड ढूंढ रही हूँ वहाँ पे, हाँ ये रहा, कि ऑडिटर क्या कर सकता है? ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और कोरस्पोंडेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड अदर रिकॉर्ड्स सच एज गुड रिसीव्ड नोट्स। ये क्या है? ये क्या है? ये है आपका ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या है? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। अब एग्जाम में मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करी कि आप इतने इंटेलिजेंट होगे, हो भी सकते हो, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है और एग्जाम में ऐसा ही आ जाता है तो आप ये लिख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं, मतलब अपने दिमाग में आ रहा है कि भाई मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर वहां पे मेंशन करना है, तो आपका जो स्टैंडर्ड में लिखा है वो क्या लिखा है कि आपके ऑडिटर को ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर मेंशन करना है। तो आप क्या लिखोगे?
पहले केस सिनेरियो लिखोगे, उसके बाद आप अपनी एसए की प्रोविजन लिखोगे कि अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरे ऑडिटर को ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू टेक द कंफर्ट ओवर दैट बैलेंस ऑफ ₹15 लाख, राइट। तो यहां पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार खुद से रीडिंग कर लेना इन आंसर्स के, आपको आइडिया हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा लिखा है, आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फ्लो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर जेड हु इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ एलीट कंपनी। मिस्टर जेड को एलीट कंपनी ने अपना ऑडिटर अपॉइंट किया है। He wants to use the confirmation request, वो भी confirmation भेजना चाहता है as the audit evidence during the course of audit. What are the factors? इतना तो हमें समझ में आ गया कि जहां पे वर्ड आया है confirmation कि कौन से स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा यहाँ पे, ऐसे नंबर 505। उसके बाद कहता है कि उसको कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जब वो डिजाइन करेगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। सिंपल स्ट्रेट आपके डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे नंबर 505 में आपका ऑडिटर किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करता है कि उसको असर्शन कौन सी एग्जामिन करनी है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कौन सा है, तो वहां पे जो पॉइंट है वो आपको सारे के सारे यहाँ पे मेंशन करने हैं, राइट। क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कई बच्चे सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं और इतना ही अटेम्प्ट करके आते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो मुझे 5 नंबर मिलेंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बाय मिस्टर जेड। देखो यहां तक अगर आपने किया तो 3-3.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे भी क्वेश्चन है कि अगर आपके मिस्टर जेड ने पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब सुनो, यहां पे आंसर पे आओ। आंसर में ये सारे के सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि मैंने बोला था बुक खोल के रखो, तो आपने बुक खोल के रखी है। ऐसे नंबर 505 में जाओगे तो वहां पे डिजाइनिंग के टाइम पे आपके ऑडिटर को कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने हैं वो वाले क्वेश्चन के सामने आप एसएम आप मार्क करके रख लो, ठीक है। मैंने ये रिविजन कराई हुई है इसलिए मैं दोबारा से नहीं बढ़ा रही हूँ। जो मेन चीज है जो यहाँ पे कवर है कि अगर आपका ऑडिटर पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजेगा तो उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो देखो पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या होती है कि चाहे जो भी इंफॉर्मेशन आप मंगवा रहे हो, चाहे आपकी कंफर्मिंग पार्टी उस इंफॉर्मेशन से अग्री करे, चाहे आपकी कंफर्मिंग पार्टी उस इंफॉर्मेशन से डिसअग्री करे, वो हर एक सिचुएशन में रिप्लाई देगी, राइट। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, एज पर एसए नंबर 505 की पॉजिटिव कंफर्मेशन होती क्या है। अब इसका बेस्ट जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो क्या होगा कि आपकी हर एक सिचुएशन में आपको रिप्लाई आएगा, अग्रीमेंट के केस में भी, डिसअग्रीमेंट के केस में भी। लेकिन आपके ऑडिटर ने अगर कंफर्मेशन ऐसे ड्राफ्ट की, कैसे कि मान लो उसने ड्राफ्ट की कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है, क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 2 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है। अगर उसने ऐसे कंफर्मेशन ड्राफ्ट करी तो जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है हो सकता है वो बिना वेरीफाई करे, मतलब अपनी बिना बुक्स ऑफ अकाउंट को खोले उसमें बैलेंस देखे बिना ही बोल दे यस कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में भी 2 लाख रुपए का बैलेंस शो हो रहा है, तो वहां पे जो आपकी पर्पस है वो फॉरफिट हो जाएगी। लेकिन अगर इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है कि आपका ऑडिटर बैलेंस को मेंशन ही ना करे, वो एक ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजे। ब्लैंक मतलब क्या, वो सिर्फ ये लिख के भेजे कि मेरे जो आपकी कंफर्मिंग पार्टी है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेरा कुछ बैलेंस शो हो रहा है, कैन यू प्लीज कंफर्म आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन के रिलेशन में कितना बैलेंस शो हो रहा है, राइट। तो वहां पे दिस पॉजिटिव कंफर्मेशन विल सर्व द बेस्ट पर्पस। अगर आप इंस्टीट्यूट के आंसर को देखोगे तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे वही चीज मेंशन की हुई है कि आपका ऑडिटर को कौन सी कंफर्मेशन भेजनी चाहिए, ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, राइट। आप इसको पढ़ोगे, जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। Moving forward to next question, RM and company wants to be alert on the possibility of non-compliance with the laws and regulations during the course of audit of SRS Limited। आपके जो ऑडिटर हैं वो अलर्ट होना चाहते हैं अबाउट द नॉन कंप्लाइंसेस जब वो ऑडिट कर रहे हैं। किस चीज़ के नॉन कंप्लाइंसेस, लॉ और रेगुलेशंस जो आपके क्लाइंट के ऊपर लगते हैं। तो उनको आपकी गाइडेंस चाहिए कि वो कौन कौन सी इंडिकेशंस होती हैं नॉन कंप्लाइंस की।
ऐसे नंबर बता दो कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वेरी गुड, ऐसे लगेगा यहाँ पे 250। ऐसे कौन सा लगेगा 250। और अगर ऐसे नंबर 250 लगेगा तो आप मुझे बताओ ये ऐसे का क्या कोई ऑडिट प्रोसीजर का क्वेश्चन है या डायरेक्ट क्वेश्चन है? इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपकी वो कौन कौन सी इंडिकेशंस होती हैं, इंडिकेशंस मतलब संभावनाएं कि अगर ये चीज एग्जिस्ट कर रही है तो हो सकता है कि मेरी एंटिटी के ऊपर जो लॉज जो रेगुलेशन लग रहे हैं उसने उसका कंप्लायंस नहीं किया है। वहां पे कौन सा आपका क्वेश्चन है, वहां पे एक फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और अदर्स, उसके नीचे पॉइंट्स है, आप उनमें से कोई भी 8-9 पॉइंट उठा के आप याद कर सकते हो और आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड का आंसर आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले ऐसे का नंबर, फिर ऐसे का नाम, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आप अपना क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे। राइट, तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, सबसे पहले ऐसे का नंबर, ऐसे का नाम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये वो सारे के सारे इंडिकेशंस हैं। इसमें से आप कोई भी 8 या 9 लर्न कर सकते हो। वहां पे हेडिंग्स बनी है, आपका जो भी मन चाहे उसमें से 8 या 9 या 7 या 8 जितना भी आपको सही लगे, कम से कम 8 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपके 6-7 पॉइंट तो सही होने चाहिए। तो आप 8 याद रखोगे तो ही आप 6 सही लिख पाओगे। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। KRP Limited at its annual journal meeting. It is a very good question. It is a very good question. Question सुनना क्या है? KRP Limited at its annual journal meeting appointed Mr. XYZ as the joint auditors to conduct the audit for the financial year 2018-19. आपकी कंपनी ने 3 ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है, X को, Y को, Z को एज द जॉइंट ऑडिटर्स। तो अभी तक जब मैंने पहली लाइन पढ़ी तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड का हो सकता है? ऐसे नंबर 299 का। ठीक है, कहता है For the valuation of gratuity scheme of the company, Mr. X, Mr. Y, Mr. Z wanted to refer their own known actuaries. अब 3 ऑडिटर्स हैं, कितने? 3 ऑडिटर्स हैं। अब इस जॉइंट ऑडिट का अगर आपको कंसेप्ट हो, जब भी आपके जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं उस टाइम पे जब वो ऑडिट करते हैं, कुछ जो एरियाज होते हैं वो उनके कॉमन वर्क एरियाज होते हैं जहां पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन आती है, लेकिन जहां पे वो अपने काम को डिवाइड करते हैं, डिवीजन होती है काम की, तो वो उनके लिए सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब वो अलग अलग से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, अब ये क्या कह रहे हैं, जब वो ग्रेच्युटी की स्कीम की वैल्यूएशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ग्रेच्युटी की स्कीम की वैल्यूएशन, उस टाइम पे वो एक एक्चुअरी की हेल्प लेना चाहते हैं। एक्चुअरी इस केस में क्या होगा? आपका ऑडिटर का एक्सपर्ट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास आपके अकाउंट और ऑडिट के अलावा किसी फील्ड की नॉलेज है। तो यहाँ पे ऐसे कौन सा एप्लीकेबल होगा? ऐसे नंबर 620। अभी तक मुझे क्वेश्चन नहीं पता है, बट जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे चल रही है, मतलब मेरा दिमाग 2 स्टैंडर्ड पे चल रहा है, ऐसे नंबर 299 और 620 पे। ठीक है, उसके बाद कहता है ड्यू टू द डिफरेंस। हाँ, ये एक्चुअली की हेल्प तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक्स कहता है कि मैं अपने नॉन एक्चुअली की लूंगा, वाई कहता है मैं अपने नॉन की लूंगा, जेड कहता है मैं अपने नॉन की लूंगा। ठीक है, फिर कहता है उनके अब क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अब एक एक्चुअली को वो यूज नहीं करना चाहते। ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स कंसल्टेड देयर रिस्पेक्टिव एक्चुअलीज, उन्होंने अपने अपने एक्चुअली की कंसल्टेशन ली। सब्सिक्वेंटली मेजर डिफरेंस वाज फाउंड इन द एक्चुअली की रिपोर्ट। बाद में क्या हुआ? जो भी उनके एक्चुअली ने वैल्यूएशन बना के दी उसमें डिफरेंस था। However, Mr. X agreed to Mr. Y's actually report, मतलब X के एक्चुअली ने जो रिपोर्ट दी, Y के एक्चुअली ने जो रिपोर्ट दी, दोनों में मतलब वो मैच होगी तो वो दोनों अग्रीमेंट में आ गए। लेकिन जो मिस्टर Z था वो अग्री नहीं हुआ। उस केस में मिस्टर X ने बोला कि मिस्टर Y की एक्चुअली की रिपोर्ट शैल बी कंसिडर्ड इन द ऑडिट ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। उसने बोला हम 2 लोग हैं तो जो हमारे एक्चुअली ने रिपोर्ट दी तुम उसको कंसिडर करो। अब मिस्टर जेड डायलिमा में है, वो सोच रहा है कि क्या करना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्वेश्चन आ गया, अभी सिचुएशन आपने देख ली। अब क्वेश्चन क्या कहता है? यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर व्हेन दे आर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है अपने ऑडिटर्स की कि किस किस एरिया में उनकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मतलब जहां पे वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और किन किन एरियाज में वो अलग अलग से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट, एंड
एक तो आपका क्वेश्चन ये बन गया यहाँ पे, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रही हूँ। आधे लोग आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद कहता है एंड उसके साथ साथ आपको मिस्टर जेड को गाइड करना है, आपको गाइड करना है मिस्टर जेड को। अब आओ आंसर क्या है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया एसे नंबर 229 का नंबर, उसका नाम, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किन किन एरियाज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो कॉमन वर्क एरियाज हैं उसके लिए सारे के सारे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो जिस एरिया के रिलेशन में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके लिए वो आपका जो जिस भी ऑडिटर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन हुई है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर ऑडिटर को असाइन हुई थी, किसी एक एरिया की ऑडिट किसी एक ऑडिटर को असाइन हुई थी और उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली और उसने इन्फॉर्मेशन जाके बाकी ऑडिटर को कम्युनिकेट कर दी, तो उस केस में सारे के सारे ऑडिटर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्या आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वैसे बनाया, उसकी प्रेजेंटेशन वैसे करी, डिस्क्लोजर वैसे दी, उसके रिलेशन में सारे के सारे ऑडिटर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लान के रिलेशन में सारे के सारे ऑडिटर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको पहला आंसर मिल जाएगा। फिर आता है Z की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Z की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन दिस गिवन सिनेरियो सिचुएशन क्या है। Z अगर अग्री नहीं करता है तो आपका एक रिपोर्टिंग का पॉइंट आता है ऐसे नंबर 299 में कि जहां पे अगर आपका ऑडिटर बाकी ऑडिटर के ओपिनियन से अग्री नहीं करता है तो वो एक डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है। तो आपको ऐसे नंबर 299 की उसी प्रोविजन को यहाँ पे मेंशन करना है कि ऐसे नंबर 299 की ये प्रोविजन है। उसके बाद हमारी करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है और आपका ऑडिटर क्या करेगा, एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा। लेकिन जब मिस्टर जेड अपनी सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा वहां पे रेफरेंस देगा ओएम पैरा के अंदर कि इस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एक और ऑडिट रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है और एक कोरस्पोंडिंग आपकी रेफरेंस उस ऑडिट रिपोर्ट में दी जाएगी, राइट। तो यहां पे आपको यही चीज मेंशन करनी है और ऐसे आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर बनेगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है अपने ऑडिटर्स की इन केस रिपोर्ट इज मेड बाय मिस्टर वाई इज एक्चुअली लेटर ऑन फाउंड टू बी फॉल्टी। अब ये क्वेश्चन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का हो गया। किसका हो गया, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। उसने बोला कि जो आपके मिस्टर वाई के एक्चुअली की रिपोर्ट है, मिस्टर जेड नहीं, जो एक्स और वाई ने दोनों ने मिलके जो एक एक्चुअली की रिपोर्ट फॉलो करी थी, उसकी रिपोर्ट में अगर बाद में जाके कोई फॉल्ट पता लग जाता है तो आपको आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। अब देखो मिस्टर वाई का एक्चुअली है क्या, मिस्टर वाई का एक्चुअली है आपका ऑडिटर का एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ऐसे कौन सा लगेगा, ऐसे नंबर 620। तो अब यहाँ पे आप ऐसे नंबर 620 का नंबर मेंशन करोगे, वहां पे उस स्टैंडर्ड का नाम मेंशन करोगे, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करोगे और वहां पे जो रेलिवेंट प्रोविजन है, रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी एप्लीकेबल होगी इस केस में कि जब भी आपका ऑडिटर किसी भी ऑडिटर एक्सपर्ट के काम को यूज करता है तो उससे पहले वो उसके कैपेबिलिटी को, उसकी नॉलेज को टेस्ट करता है। उसके साथ साथ अगर आपके ऑडिटर ने किसी सोर्स को यूज किया है, इंफॉर्मेशन ऑडिटर ने नहीं, ऑडिटर एक्सपर्ट ने अगर किसी भी सोर्स को यूज किया है टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन, तो उस सोर्स की रीजनेबलनेस, रेलिवेंस को चेक करता है। अगर आपके ऑडिटर एक्सपर्ट ने अजम्पशन यूज करी होंगी, जैसे उसने लाइबिलिटी हमारे केस में कैलकुलेट की है तो उसने अजम्पशन यूज करी होंगी, तो उसकी रीजनेबलनेस और उसकी रेलिवेंस को वहां पे वो चेक करेगा, राइट। तो इस केस में आपको ऐसे नंबर 620 मेंशन करना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो प्रोविजन होगी। क्वेश्चन कहता है कि यहां पे गिल्टी कौन होगा, तो क्योंकि जेड ने तो अलग से रिपोर्ट दे दी, एक्स और वाई यहां पे गिल्टी होंगे क्योंकि जेड ने तो एक अलग से ओपिनियन दिया है। उसके साथ साथ आप यहां पे क्योंकि आप ग्रोसली नेग्लिजेंट हो, क्योंकि आपने अपने ऑडिटर एक्सपर्ट ने जो भी आपको रिपोर्ट दी उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया है, वहां पे आपने कोई भी अपना ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं परफॉर्म किया, तो आपका ऑडिटर यहां पे ग्रोसली नेग्लिजेंट भी है। तो यहां पे आप शेड्यूल नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के क्लोज नंबर 7 में भी इसको भी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। अगर आप इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट का आंसर देखोगे तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है सेकंड पार्ट में, ऐसे नंबर 620 जो भी मैंने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, आप पढ़ सकते हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, As an auditor of the RST Limited, Mr. P applied the concept of materiality for the financial statement level as a whole। अगर materiality word आ रहा है तो मुझे क्या समझ में आएगा कि ये कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे नंबर 320 का क्वेश्चन है। वो कहता है कि आप ऑडिटर हो किसके, RST लिमिटेड के, और आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल के लिए अपनी ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल को डिसाइड किया है, लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली, तो अब आप क्या करना चाहते हो, आप अपनी
मटेरियलिटी लेवल को रीइवैल्यूएट करना चाहते हो। स्टैंडर्ड पता लगा आपको कौन सा है, एसए नंबर 320। उस स्टैंडर्ड की रेलिवेंट प्रोविजन यहां पे कौन सी लगेगी कि आप अपनी मटेरियलिटी लेवल को रीइवैल्यूएट करना चाहते हो, मतलब उसको रिवाइज करना चाहते हो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एसए नंबर 320 का नंबर, उसका नाम, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपके ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है जिसकी वजह से उसको लगता है कि एक लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, तो आपका ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज कर सकता है। उसके बाद आप लिखोगे इन द इंस्टेंट सिनेरियो क्या हो रहा है, और उसके बाद आप यहां पे कंक्लूजन लिखोगे। तो यहां पे ये आपका आंसर बनेगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन में आके देखोगे तो यहां पे यही चीज लिखी है कि एज पर एसए नंबर 320 क्या होता है और उसके साथ साथ इस गिवन सिचुएशन में क्या हो रहा है, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। यू गेट टू नो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बच्चों को रिवीजन की जगह अगर वर्ड री-इवेल्युएट आ जाता है, वहां पे लिखा होता, वहीं पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिवीजन तो हमने पढ़ा था, पर ये री-इवेल्युएशन क्या होगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कंसेप्ट सीखने को मिल रहे, कंसेप्ट तो आप सीख चुके हो, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन सीखने को मिलती है, आपको एप्लीकेबिलिटी सीखने को मिलती है। तो आप क्वेश्चंस को याद नहीं करते हो, आप सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ते हो, समझते हो और उसके रेलिवेंट प्रोविजन को मार्क करते हो अपनी बुक में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, व्हेन अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स सर्विसेज फॉर अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, एसए नंबर 402 का क्वेश्चन है। कहता है आपकी एक यूजर एंटिटी होती है, फिर आपकी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक आपकी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूजर एंटिटी मतलब अगर आपने किसी एक सर्विस को किसी और एंटिटी को आउटसोर्स कर देती है, जिसको आउटसोर्स करती है उसको कहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और जिस एंटिटी को आपकी यूजर एंटिटी ने उस सर्विस को आउटसोर्स किया, अगर वो एंटिटी उस सर्विस को फर्दर किसी और एंटिटी को आउटसोर्स कर दे, उसको कहते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सिचुएशन यहां पे कौन से कवर्ड हो रही है, आपके एसए की सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। कहता है जहां पे सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करती है सर्विसेज ऑफ योर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल्स। यस, कौन कौन से 2 मेथड होते हैं एसए नंबर 402 में, एक होता है आपका कार्व आउट मेथड और एक होता है आपका इंक्लूसिव मेथड। मतलब जब आपका यूजर ऑडिटर आपके, एक सेकेंड, जब आपका यूजर ऑडिटर आपके सर्विस ऑडिटर से क्या लेता है, रिपोर्ट लेता है, कौन सी, टाइप 1 रिपोर्ट एंड टाइप 2 रिपोर्ट। तो उसमें उसको 2 टाइप से इंफॉर्मेशन मिल सकती है। किस चीज की इंफॉर्मेशन, जो इंटरनल कंट्रोल्स कहां पे लगे हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक या तो जो कंट्रोल सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट में। अगर डिस्क्रिप्शन इंक्लूडेड है उनको कहते हैं इंक्लूसिव मेथड ऑफ रिपोर्टिंग, अगर नहीं दी है तो कहते हैं कार्व आउट मेथड ऑफ रिपोर्टिंग। ऐसे नंबर 402 कहता है कि अगर आपका ऑडिटर जब कंफर्ट ऑब्टेन करेगा आपकी सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगे हुए कंट्रोल्स के ऊपर, उस केस में जब वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट को यूज करेगा, अगर वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट इंक्लूसिव है तो उस केस में उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, राइट। लेकिन अगर वो इंक्लूसिव नहीं है तो उस केस में जो उसको ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इन रिलेशन टू अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सेम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है वो सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी। तो आपने यही यहाँ पे क्वेश्चन में यही मेंशन करना है जो मैंने आपको भी हिंदी में बोला। क्वेश्चन क्या है, एज अ यूजर ऑडिटर, कि आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने सर्विस आउटसोर्स करी है, जिस भी एंटिटी ने आउटसोर्स करी है उसके ऑडिटर को कहते हैं यूजर ऑडिटर। तो आप यूजर ऑडिटर हो, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट द कंट्रोल्स, मैंने आपको बताया एट अ सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि जो कंट्रोल सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लगे हैं, अगर जिस टाइप की सर्विस आपकी एंटिटी प्रोवाइड कर रही है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो आपकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है, रेलिवेंट कब होगी इसके भी पॉइंट वहां पे मेंशन है, राइट।
तो अगर वो रेलिवेंट है तो उसके रिलेशन में आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है। कंफर्ट लेने के लिए जब वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट यूज करता है तो 2 मेथड होते हैं वहाँ पे, इंक्लूसिव मेथड और कार्व आउट मेथड। आपको यही वहाँ पे मेंशन करना है। आप आंसर पढ़ सकते हो, आपको सेम चीज वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, इन एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट द ऑडिटर विल हैव टू सेटिस्फाइड अबाउट द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेज टू एंश्योर दैट दे आर फ्री फ्रॉम द मटीरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच मे बी मटीरियली अफेक्ट द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले डाउन। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे नंबर 510 का क्वेश्चन है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस, ये पूछ रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको ऐसे नंबर 510 मेंशन करना, नंबर, नाम, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव और उसके बाद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसको कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। आपको क्वेश्चन बोल रहा है ले डाउन दी ऑडिट प्रोसीजर्स जो तुम फॉलो करोगे जब तुम ऑडिट कर रहे हो किसी भी एंटिटी की पहली बार। तो तुम वहां पे क्या देखते हो कि जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस है उनको करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया, या फिर जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं आपके ओपनिंग बैलेंसेस में वही आपके क्लोजिंग बैलेंसेस में थी, मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसीज में, कोई मटेरियली मिस स्टेटमेंट नहीं है आपके ओपनिंग बैलेंसेस में, राइट। इसके रिलेशन में आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना है। एक पॉइंट आपने ये लिख दिया। उसके बाद कहता है इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, कि आपने एक बार ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए और आप सेटिस्फाइड नहीं हो अबाउट द करेक्टनेस ऑफ ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट है, तो आपको अप्रोच बताना है कि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या उसको मेंशन करोगे। ऐसे नंबर 510 में जो रिपोर्टिंग वाला पोर्शन है अब आपको उसको मेंशन करना है, जो रिस्पॉन्सेज वाला पोर्शन है कि अगर आपके ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिल जाती है तो उसके ऑडिट रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। तो अगर उसको ऐसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिलती है जिसका इफेक्ट आ रहा है आपके ओपनिंग बैलेंस पे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उस केस में आपका ऑडिटर उसकी कम्युनिकेशन करता है किसको, TCWG को, और उसके इफेक्ट को इवेलुएट करता है कि उसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, क्या उसका इफेक्ट मटेरियल है। उसके साथ वो अपनी रिपोर्ट में इसको कैसे मेंशन करेगा, या तो वो डिस्क्लेमर देगा इफ इज नॉट एबल टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस, अदरवाइज अगर इफेक्ट मटेरियल है तो वो ऐसे नंबर 705 के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन में मेंशन करनी है, यही चीजें यहाँ पे मेंशन है। अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अगर मैं यहाँ पे आगे देखूँ, सबसे पहले आपका ऐसे का नंबर, ऐसे का नाम, उसके साथ साथ आपके ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके बाद रिस्पॉन्सेज क्या होंगे और आपका ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट का कैसे ड्राफ्ट करेगा। वही बात बोली इसने, इफ इज अनेबल टू ऑब्टेन, अगर उसने ऑब्टेन कर लिए हैं ऑडिट एविडेंसेस और अगर उसको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या फिर वो क्या देगा, एडवर्स ओपिनियन, डिपेंडिंग अपॉन इफेक्ट मटेरियल है या परसुएसिव है, और अगर वो नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है तो वो डिस्क्लेमर दे देगा, या क्वालिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इफेक्ट मटेरियल है या परसुएसिव है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, एन ऑडिटर ऑफ द सागर लिमिटेड वाज नॉट एबल टू गेट द कंफर्मेशंस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशंस ऑफ द सर्टेन मशीनरी। आपका ऑडिटर मशीनरी जो कि एक PPE है उसके ऊपर कंफर्ट ले रहा था, लेकिन उसको एग्जिस्टेंस और उसकी वैल्यूएशन की जो असर्शन है उसके ऊपर कंफर्ट ले रहा था, लेकिन उसको कंफर्मेशन नहीं मिली। However, the management gave him a certificate to prove the existence and value of the machinery as appearing in the books of account. The auditor accepted the same without any. देखो मैनेजमेंट ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया, तो अगर मैनेजमेंट ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया तो मैनेजमेंट ने उसको क्या दे दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दी कि देखो ये मेरी वैल्यू है, ये एग्जिस्ट करती है, मैं आपको रिटर्न राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन लिख के दे रही हूँ। आपके ऑडिटर ने कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं किया और उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो भी उसको सर्टिफिकेट मिला उसको सही मानकर वहीं पे अपनी कंक्लूजन दे दी कि इसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, उसने क्लीन ऑडिट रिपोर्ट दे दी। क्या आपके ऑडिटर का ये अप्रोच सही था? तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड पता लगा कौन सा है, ऐसे नंबर 580। ऐसे नंबर 580 का आपको नाम मेंशन करना है, नंबर मेंशन करना है, नाम मेंशन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन करनी है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं ताकि आपको ये फॉर्मेट याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद सिचुएशन हुई क्या है यहाँ पे, अगर आप ऐसे नंबर 580 में जाओगे तो आपको समझ में आएगा 580 में जो भी आपका ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेता है उससे आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस तो मिलते हैं लेकिन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते। मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑन इट्स ओन, अकेले में खुद से, सिर्फ अगर आप एक ही ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, उसके साथ कोई इंस्पेक्शन नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट्स की, कोई और ऑडिट एविडेंसेस आप कलेक्ट नहीं कर रहे, कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म नहीं कर रहे,
करे तो रिटन रिप्रेजेंटेशन खुद से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस प्रोवाइड नहीं करती। आपको ये प्रोविजन लिखनी है। फिर आप लिखोगे इस गिवन सिनेरियो में क्या हुआ और आपके ऑडिटर का अप्रोच सही नहीं है। अगर आप आंसर आके देखोगे यहां पे तो यही चीज यहां पे लिखी हुई है। आपके ऑडिटर का सबसे पहले आपको एसए नंबर 580 मेंशन करना है, उसका नंबर, नाम और जो भी प्रोविजन मैंने आपको बोली है आपको वो प्रोविजन मेंशन करनी है। जैसा मैंने बोला आपको वैसा ही मेंशन करना है, यही आपके वहां पे आंसर में लिखा है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ एजीएम प्राइवेट लिमिटेड। आपकी फर्म को अपॉइंट किया गया है एजीएम प्राइवेट लिमिटेड का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? 2018-2019 के लिए, जब आपकी कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स की वेरिफिकेशन हो रही थी। एज ऑन 31 मार्च 2019 आपका जो अकाउंटेंट था उसने आपको रिक्वेस्ट किया। अच्छा, आपकी कंपनी का अकाउंटेंट बोल रहा है आप बीइंग एन ऑडिटर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को, अपने डेटर्स को कंफर्मेशन भेजना चाहते हो। तो अगर कंफर्मेशन का क्वेश्चन है तो एसए नंबर 505 का क्वेश्चन है, तो आप कंफर्मेशन भेजना चाहते हो, लेकिन आपका अकाउंटेंट कह रहा है नहीं 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 आप कंफर्मेशन प्लीज मत भेजो, क्योंकि जिन आप ट्रेड रिसीवेबल्स को कंफर्मेशन भेजना चाह रहे हो उनके साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो आपको अपना यहां पे बताना कि आप बीइंग एन ऑडिटर आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब भी मतलब मैनेजमेंट एक तरीके से आपके ऊपर आपके स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है, सबसे पहले स्टैंडर्ड लिखोगे एसए नंबर 505, ठीक है, नंबर लिखोगे, नाम लिखोगे, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखोगे, फिर आप प्रोविजन पे आओगे। प्रोविजन क्या है कि आपका ऑडिटर कंफर्मेशन भेजना चाह रहा है, ठीक है, तो अगर आपका ऑडिटर कंफर्मेशन भेजेगा तो मैनेजमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगेगा ट्रेड रिसीवेबल्स की। अगर आपकी मैनेजमेंट मना कर रही है टू गिव द इन्फॉर्मेशन, आपका ऑडिटर सबसे पहले एसए नंबर 505 में ये प्रोसीजर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा क्यों, टेल मी द रीजन। और अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि जो भी आपकी जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट दे रही है वो रीजनेबल है तो ठीक है। अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि वो जस्टिफिकेशन रीजनेबल नहीं है, उस केस में आपके ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि क्या वो अदर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या करना है, अल्टीमेटली उसको कंफर्ट तो वहां पे लेना ही है। अगर मैं यहाँ पे आपके आंसर देखूं आगे तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि आपका ऑडिटर सबसे पहले मैनेजमेंट से उसके रीजन पूछेगा और उसका इफेक्ट इवेलुएट करेगा कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है नॉन रिसीप्ट ऑफ कंफर्मेशन का उसकी उस पर्टिकुलर असर्शन के ऊपर, और क्या कोई वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है या नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है रिम प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बॉटल्स एंड। मैंने सोचा था कि 30-40 मिनट में खत्म कर दूंगी, बट मुझे लगता नहीं कि मैं किसी भी चीज़ को बिना एक्सप्लेन करे आगे बढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आपने सिर्फ फॉर द नेम सेक कर ली कि चलो मैंने कर लिया, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, रिम प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर बॉटल्स एंड इज एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टर्नओवर ईयर ऑन ईयर। कंपनी पानी की बोतल बनाती है और टाइम आपका हर साल उसकी टर्नओवर इंक्रीज होती जा रही है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है और पीपीई की भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई है, ठीक है, मैनेजमेंट को भी करनी पड़ती है। फिर कहता है आप ऑडिटर हो अपनी कंपनी के, द इन्वेंट्री उसकी एग्जिस्ट करती है ईयर एंड पे 2.25 करोड़ की। ड्यू टू दी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आप कौन, ऑडिटर, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं अटेंड कर पा रहे हो। सीधा सीधा क्वेश्चन बता दो कौन से स्टैंडर्ड से है, एसए नंबर 501 से है। सिचुएशन कौन सी लगेगी जहां पे आपका ऑडिटर इज नॉट एबल टू अटेंड द फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इन्वेंट्री के ऊपर कंफर्ट कैसे ले, क्योंकि इन्वेंट्री तो मटीरियल आइटम है। तो हमने वहां पे क्या सीखा था कि अगर आप बैलेंस शीट पे नहीं जा पा रहे हो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो कोई और डेट वहां पे तुम चूज कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ तुम उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, उनकी इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल 31 मार्च को आपको जाना था, 31 मार्च को आप नहीं जा पाए, आप ऑल्टरनेटिव डेट चूज कर लो, या तो 31 मार्च से पहले की और या तो 31 मार्च के बाद की। तो जो भी इन दोनों डेट के बीच का जो डिफरेंस है, इन दिनों के ऊपर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कंफर्ट ले सकते हो। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कोई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एग्जैक्ट प्रोविजन आपको मिल जाएगी एसए नंबर 501
501 में। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर एल while conducting the audit of the ABC Limited observed that a substantial amount is recognized in respect of obsolescence of inventory and warranty obligations in the financial statement. Mr. L wants to obtain a written representation. तो मतलब ऐसे कौन सा लग रहा है यहाँ पे 580 मैनेजमेंट से टू डिटरमाइन वेदर दी assumptions and estimates, assumptions and estimate एक और स्टैंडर्ड का नाम आया है ऐसे नंबर 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, आपको गाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाले स्टैंडर्ड को मेंशन करोगे, आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बाद ऐसे नंबर 540 को आप मेंशन करोगे, वहां पे आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और जब आप ऐसे नंबर 540 में जाते हो वहां पे आपको पॉइंट मिलता है कि आप किस किस एरिया में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो भी अजम्पशंस आपकी मैनेजमेंट ने यूज करी है फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, उनके ऊपर आपका ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता है। ठीक है, वहाँ पे वो पॉइंट्स है तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आपको दो स्टैंडर्ड में इसका आंसर मिलेगा, ऐसे नंबर 580 और ऐसे नंबर 540। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, LMP Associates are the chartered accountants conducting the audit of the PQR Limited. Okay, एक लिस्टेड कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो 31 मार्च 2019 की। यू आर कंसर्न्ड विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन अदर इन्फॉर्मेशन का है तो कौन से स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, ये ऐसे नंबर 720 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दोनों के दोनों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड होती है। जब आप मतलब आप कौन ऑडिटर उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे, अदर इन्फॉर्मेशन को, LMP Associates consider whether there is a material inconsistency between the other informations and financial statement exist करती है या नहीं। मतलब सीधी सी बात कह रहे हैं, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एज पर ऐसे नंबर 720 वो वही कंसिडर कर रहे हैं कि क्या जो अदर इन्फॉर्मेशन जो उसकी एनुअल रिपोर्ट में है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या दोनों के बीच में कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है। एज अ बेसिस फॉर द कंसिडरेशन, जब आपका ऑडिटर इस कंसिडरेशन को करने के लिए जब जिन चीज़ों को इवेल्युएट कर रहा है, जिस बेस को इवेल्युएट कर रहा है, उसने क्या किया, उसने कंपैरिजन किया सेलेक्टेड अमाउंट का और अदर आइटम्स जो उसकी इन्फॉर्मेशन में है विद सच अमाउंट और अदर आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है सेम अमाउंट को उसने एनुअल रिटर्न में देखा, अदर इन्फॉर्मेशन में, और सेम उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखा। ठीक है, आपको गाइड क्या करना है, क्वेश्चन ये है, LMP एसोसिएट्स को एग्जांपल्स बताने हैं आपके अमाउंट्स के और अदर आइटम्स के जो अदर इंफॉर्मेशन में आ सकते हैं। ऊपर देखने पे लग रहा था बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन आएगा, नीचे आते आते पता लगा ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अमाउंट और अदर आइटम्स के एग्जाम्पल जो आप ऐसे नंबर 720 में पढ़ते हो, आपको ऑडिट प्रोसीजर कुछ भी नहीं बताना है, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताने हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट का आगे यहाँ पे आंसर देखोगे तो आपको एग्जाम्पल सिर्फ बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले 720 एज यूजुअल नंबर, नाम, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आप रट लो। उसके बाद अमाउंट्स के आप 4-5 एग्जांपल लिख सकते हो, अदर आइटम्स के आप 4-5 एग्जांपल लिख सकते हो। ऐसे नंबर 720 में आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, MB एंड एसोसिएट्स इज अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच वॉज एस्टैब्लिश्ड 7 years बैक। आपकी फर्म पिछले 7 साल पहले आपकी बनी थी। फर्म इज गेटिंग न्यू क्लाइंट्स एंड हैज ऑल्सो बीन ऑफर्ड न्यू एंगेजमेंट सर्विसेज विद द एग्जिस्टेंट क्लाइंट। मतलब फर्म को नए क्लाइंट्स मिल रहे हैं और जो उसके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी और उनसे काम करवा रहे हैं। द फर्म इज कंसर्न्ड अबाउट ऑब्टेनिंग सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंसिडर नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट। क्वेश्चन ये है, आपकी फर्म को कंसर्न है कि उनको किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए बिफोर गिविंग द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी न्यू एंगेजमेंट, या फिर मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग अ न्यू क्लाइंट, या फिर सेम क्लाइंट के साथ नई एंगेजमेंट में अगर वो एंटर कर रहा है तो उसको किस किस चीज़ों को चेक करना चाहिए। द फर्म इज लुकिंग टू वर्क विद ओनली सेलेक्ट क्लाइंट, सेलेक्टेड आना चाहिए यहाँ पे, टू अदर द क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ऊपर तक देखने पे लग रहा था ऐसे नंबर 210, आप मेंशन कर सकते हो 210, लेकिन क्वेश्चन SQC का है। कहता है, या मेंशन भी उन्होंने किया हुआ है SQC1 कि आपका जो फर्म है, फर्म के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होता तो कौन सा लगता है, ऐसे नंबर 220। ठीक है, तो फर्म के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल वगैरह कि वो सिर्फ सेलेक्टेड क्लाइंट को ही चूज करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फर्म की क्वालिटी मेंटेन करना चाहती है। आपको अपने ऑडिटर को गाइड करना है अबाउट द मैटर्स विच आर टू बी कंसिडर्ड विद रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी। अगर तुम जब भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो अपने क्लाइंट को या सेम क्लाइंट के रिलेशन में न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो
तो आप इंटीग्रिटी चेक करते हो। इंटीग्रिटी चेक करने के लिए तुम क्या क्या पॉइंट्स चेक कर सकते हो, किस टाइप की वो एंटिटी है, उसकी मार्केट में इमेज क्या है, उसकी पास्ट ऑडिटेड रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको SQC 1 के हिसाब से वही सारी चीज़ें बतानी है। अगर आप इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पे आके देखोगे तो SQC 1 को आपको मेंशन करना है और इंटीग्रिटी आप कैसे चेक कर सकते हो इन सारी चीज़ों के रिलेशन में, कि आपकी बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, आपके क्लाइंट का ऑपरेशन क्या है, आपकी जो प्रिंसिपल ओनर्स हैं उनकी नॉलेज, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका एटीट्यूड क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका क्लाइंट अपनी फर्म को इसलिए सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि आप फी कम उसे चार्ज करना चाहते हो, या फिर वो आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हो। आप अपने क्लाइंट की इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी को जिन चीज़ों से इवेल्युएट करोगे उन चीज़ों को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कोई भी 6 या 7 पॉइंट यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने मेंशन करे हैं, और ये आपके चैप्टर नंबर 1 के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस थे। अगर मुझसे हुआ, अगर मुझे टाइम मिला, सिंस मेरी रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं मेरे रेगुलर बैच की भी, अगर मुझे टाइम मिला तो आई विल कवर, इट इज़ नॉट अ प्रॉमिस बट आई विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 5 सजेस्टेड आंसर्स, 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर्स, MTPs एंड RTPs, plus study material, plus your concept, plus MCQs, plus case studies. It will be more than sufficient to secure exemption. Trust me, जितना ज़्यादा तुम अपना एरिया लिमिट करोगे और अपने फोकस को रेंज एस्टिमेट से रिड्यूस करके पॉइंट एस्टिमेट पे लेकर आओगे, ऐसे नंबर 540 मैंने यहाँ पे कोट किया है, उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर होगा। ओके, thank you so much for coming to this channel. Thank you so much for watching this video. Have a great day or night. Do like this video and subscribe to this channel. Bye bye.